हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीआरई वन का कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो टीआरई वन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी पहले मैंने कल जो है टीआरई वन का क्वेश्चन कराया था और आज जो है टीआरई वन का जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूं, क्योंकि टीआरई वन 2 शिफ्ट में हुआ था, इसीलिए जो है इसमें 2 दिन का टाइम लग गया है। तो चलो भाई, आज हम लोग जो है अपने टीआरई वन को सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो भाई इसमें से करेक्ट बताना है कि क्या करेक्ट है बी आर अंबेडकर के बारे में। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, बहिष्कृत हितकर्णी की सभा उन्होंने करी थी बी आर अम्बेडकर ने। और उनका जो देहांत हुआ था 1956 में देहांत हो गया। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, 1956 में जो है बी आर अम्बेडकर का देहांत हुआ था। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। तो बिल्कुल भाई, मूक नायक का उन्होंने प्रकाशन करा था। साथ में और भी याद रख लेना, मूक नायक, समता और जनता भी याद रख लेना। तो मूक नायक, समता, जनता, इसका जो प्रकाशन है बी आर अम्बेडकर ने करा था। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ करेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर बी आर अम्बेडकर की बात करी जाए तो इन्होंने ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो भाई जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही तैयार करा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसने बनाया है? तो बी आर अम्बेडकर, ओके। संविधान के इन्हें जो है जनक कहा जाता है। तो संविधान का जनक कौन है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भाई तो बी आर अम्बेडकर हो जाते हैं, याद रख लेना है आपको। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो भाई कार्बन उत्सर्जन में जो वृद्धि नहीं करते हैं तो उसमें कौन कौन शामिल है, ये पूछा है आपसे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो भाई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करता है? तो भाई नहीं, कार्बन उत्सर्जन में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र वृद्धि नहीं करेगा। सौर सेल तो ये भी नहीं करता है। पवन चक्कियां तो ये भी नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर एक से अधिक आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो भाई देखो, आहार जाल श्रृंखला जो होता है आपका, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहां से मैं एक क्वेश्चन फिक्स कह देता हूं कि आ सकता है आपके एग्जाम में। और आहार श्रृंखला या फिर आपके फूड चेन, फूड वेव जितने भी होते हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फूड चेन, फूड चेन, फूड वेव और एक याद रख लेना, इकोसिस्टम। ये सभी क्या है आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। और ये फूड चेन, फूड वेव और इकोसिस्टम में एक दिन आपको एक सेशन में इसको भी करा दूंगा। इसके लिए एक क्लास में आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो फूड चेन, फूड वेव, इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्लास में प्रोवाइड जल्द ही करा दूंगा। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो भाई आहार जाल तो बिल्कुल करेक्ट है। जो आहार जाल होता है उसे आहार जाल कहा जाता है, शाखान्वित श्रृंखला को। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि हरा पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं। तो भाई वो 1%, 5%, 2%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई 1% जो है सूर्य, तो सूर्य कितना? तो ओनली एंड ओनली 1% जो है आपका सौर ऊर्जा का ग्रहण करता है हरा पेड़ पौधा, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं? तो 1% ग्रहण करते हैं। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो चिपको आंदोलन की बात करी गई है भाई। और ये चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला में चिपको आंदोलन देखने को मिला था। तो उत्तराखंड के चमोली जिला में चिपको आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने करा था? तो मजबूती किसके नेतृत्व में मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो बिल्कुल करेक्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मजबूती मिली। इसमें और भी इसके मेंबर थे, मेंबर को भी याद रख लेना, क्योंकि बीपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके मेंबर्स का नाम दे सकता है। और अगर आपको वो मेंबर्स का नाम नहीं पता रहेगा तो आप लोग वहां पे इनकरेक्ट आंसर टिक करके चले आओगे और इसके बाद आपका जो है मार्क्स वहां पर डिडक्ट हो जाएगा भाई। तो इसीलिए जो इनके मेंबर्स थे उनको भी जरूर याद रख लेना है आपको। तो इनके साथ कौन कौन जुड़े हुए थे? सुंदरलाल के साथ साथ और कौन कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ गौरा देवी को याद रख लीजिएगा। गौरा देवी, सुदेशा देवी।
तो भाई गौरा देवी, सुदेशा देवी, सुदेशा देवी, और साथ में एक याद रख लेना चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? तो चंडी प्रसाद भट्ट, चंदी प्रसाद भट्ट। ओके, तो आप लोग ये सब नाम जरूर याद रख लेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी एंड चंदी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन मेनली था क्या भाई? तो चिपको आंदोलन था कि पेड़ नहीं काटने दिया जाता था, और क्या करते थे वो लोग पेड़ में जाकर चिपक जाते थे, जिसकी वजह से पेड़ को नहीं काटा जाता था। ऐसा ही आंदोलन एक अमृता देवी बिश्नोई ने भी चलाया था राजस्थान में। तो राजस्थान में एक अमृता देवी बिश्नोई हुआ करती थी, वो भी एक चिपको आंदोलन की टाइप का ही आंदोलन चलाई थी, जो कि आपके राजस्थान में चला था अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। मेधा पाटेकर से याद रख लेना आप लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर याद रख लेना है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं। तो भाई प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं, और ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपके लिए एक फिक्स कह देता हूं, टीआरई 4 में भी ऐसा क्वेश्चन एक रिपीट कर देगा कि प्रथम पोषीय स्तर पे कौन आते हैं, या फिर द्वितीय पोषीय स्तर पर कौन आते हैं, या फिर आपका तृतीय पोषीय स्तर पर कौन आते हैं। ट्रॉपिक लेवल, पोषीय स्तर का मतलब होता है ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कौन आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कौन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन वो लोग जरूर पूछ सकता है आपके टीआरई 4 में। इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रख देता हूं पोषीय स्तर से। तो देखो, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं। तृतीय उपभोक्ता, तो भाई नहीं। स्वपोषी, तो बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा जो होता है भाई, तो ये सभी स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना जो भोजन खुद से बना लेता है, तो वो सभी होते हैं स्वपोषी, जिसे प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। आप लोग प्रोड्यूसर इंग्लिश में उसे कहते हो, प्रोड्यूसर। तो वो सभी क्या आते हैं? तो प्रथम पोषीय स्तर पर आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। अगर सेकेंड अब देखो मैं बता देता हूं कैसे होगा। देखो, अगर प्रोड्यूसर की बात करी जाए स्वपोषी की, तो स्वपोषी जो होता है प्रोड्यूसर, स्वपोषी, ये क्या है? तो प्रथम पोषीय स्तर है। क्या है? तो प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर पे आता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। अगर नेक्स्ट देखा जाए, एक आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता जो कि स्वपोषी को खाता है, पेड़ पौधा को खाता है, उसे कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये सभी आपके आते हैं सेकेंड पोषी स्तर में, मतलब कि द्वितीयक पोषी स्तर पे, द्वितीयक पोषी स्तर पे आते हैं। और उसके बाद आता है द्वितीयक, उसके बाद आता है क्या, क्या कहते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये सभी किस में आते हैं? तो ये सभी आपके थर्ड पोषी स्तर पे आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, तो पहला पोषी स्तर पर कौन आ जाता है? तो स्वपोषी आता है, इसको ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। तो ये सभी जरूर याद रखेंगे भाई, जो मैंने अभी आपको बताया है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, यहां पर पूछा है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, मतलब कि गैसीय नहीं है। ठीक है, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, ये बात पूछा है यहाँ पर। तो आपका जो नाइट्रोजन चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र तो भाई गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र है। फोस्फोरस चक्र आपका जो है वो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो फोस्फोरस चक्र यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फोस्फोरस चक्र जो है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? तो अवसादी चक्र में आते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं, अवसादी चक्र में आते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र ये सभी क्या हैं? तो आपके गैसीय चक्र हैं। नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, और साथ में याद रख लीजिएगा एक जल चक्र, ये सभी क्या हैं? तो गैसीय चक्र हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से याद इनको भी आपको जरूर रख लेना है। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो बता सकते हैं आप लोग कौन सा होता है? तो देखो,
जंतु, स्वपोषी, कुछ जीवाणु, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो भाई, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह स्वपोषी भी होगा, मतलब पेड़ पौधा जो होता है वो भी कर सकता है, और कुछ जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो कुछ जीवाणु भी वैसे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में चेंज कर देते हैं, तो उसमें स्वपोषी भी होते हैं, और कुछ जीवाणु में लाइक साइनोबैक्टीरिया आप लोग याद रख सकते हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो भाई उच्च ऊर्जा स्तर क्या है? तो उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंगदैर्घ्य है, बताओ। तो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य किसके पास है, ये पूछ रखा है आपसे। दृश्यमान विकिरण नहीं, अवरक्त विकिरण नहीं, पैराबैंगनी विकिरण। तो पराबैंगनी विकिरण में भाई उच्च ऊर्जा है और छोटा तरंगदैर्घ्य है, और यहां से भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। और एक दिन में इसको भी जो है आपको शॉर्ट वीडियो टाइप में 4 से 5 मिनट वाले वीडियो में इसको भी डिस्कस कर दूंगा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता भाई सीमित संसाधन, तो बिल्कुल करेक्ट है, सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित करी जाती है। मैथोमोग्लोबिमेनिया निम्नलिखित में किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो पहली बात तो यही याद रख लेना कि मैथोग्लोबिमेनिया जो होता है वो दूषित पानी पीने के कारण होता है। किस वजह से होता है? तो दूषित पानी के वजह से मैथोग्लोबिमेनिया हो सकता है। तो दूषित पानी पीने की वजह से मैथोग्लोबिमेनिया हो सकता है, इस बात को पहले यही याद रख लेना है। अब किससे दूषित पानी रहने से? फोस्फेट, नाइट्रेट, कैडमियम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो भाई, बीपीएससी वालों ने इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक मान रखा है। क्या मान रखा है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। बट अकॉर्डिंग टू बुक में भी मैंने चेक करा, तो उसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं वो इसका जो है बुक के अकॉर्डिंग आंसर जो है नाइट्रेट्स होता है। तो बुक में भी मैंने चेक करा है, तो नाइट्रेट्स इसका करेक्ट आंसर बता रहा है कि मैथोग्लोबिमेनिया जो है नाइट्रेट्स के दूषित पानी पीने के वजह से होता है। बट बीपीएससी वालों ने इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर मान रखा है। तो आप लोगों को बीपीएससी के आंसर के साथ जाना है, क्योंकि जानते ही हो कि गलत भी है अगर, और उसे अगर बीपीएससी सही मान लेता है तो उसे फिर कोई भी नहीं बदल सकता है। तो बीपीएससी जो बोलता है वो मानना ही पड़ता है लास्ट में। तो उन्होंने यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक मान रखा है, तो आपको भी उपयुक्त में से एक से अधिक मानना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ही आप लोगों को मान के चलना है। बट बुक में जो है नाइट्रेट्स दिया हुआ है, ये मैंने चेक करा था। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो भाई पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा और हमेशा एक दिशिक होगा, एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, और जब भी ऊर्जा ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, तो ऊर्जा का क्या होता है? तो घटता चला जाता है। तो ऊर्जा क्या होता है? घटता है। जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में तो ऊर्जा घटता है। याद रख लीजिएगा इस बात को भी कि एक से दूसरे में जब ऊर्जा का ट्रांसफर होगा तो ऊर्जा घटेगा, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा? एक दिशा में होता है हमेशा। निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो पारितंत्र का संगठक कौन कौन सा है? सूक्ष्म जीव तो ये भी है, जंतु भी है, पादप भी है, मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि ये सभी से एक क्वेश्चन फिक्स है, इंपॉर्टेंट है भाई। पारितंत्र ये सबसे देख रहे हो, हमेशा और हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मैं ये सभी जो है इकोसिस्टम है, ये सभी का मैं क्लास आपको एक दिन प्रोवाइड करा दूंगा, ये मैंने आपसे कहा है अभी। तो फिक्स है, ये पारितंत्र से क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो भाई लैंडफिल से उत्पन्न कौन सा गैस होता है? तरल पेट्रोलियम गैस तो नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन। मीथेन जो है भाई लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस है, और मीथेन को ही मार्शी गैस भी कहा जाता है, मार्शी गैस, ठीक है। तो मीथेन को ही मार्शी गैस कहा जाता है। एंड मीथेन का सोर्स आप लोग जानते ही हो, धान का खेत जो है मीथेन का सोर्स है, धान का खेत मीथेन का सोर्स है। उसके बाद लैंडफिल से भी मीथेन निकलता है। नेक्स्ट आप लोग याद रख लेना, गोबर भी, काव डंग से भी जो है मीथेन निकलता है। चौपायों के मुंह से भी निकलता है, चौपायों के मुंह से भी निकलता है मीथेन। और जो वेटलैंड एरियाज होते हैं, वेटलैंड एरियाज, उससे भी निकलता है, वेटलैंड से भी निकलता है आपका मीथेन। इतना को आप लोगों को याद रख लेना है। तरल पेट्रोलियम गैस का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है भाई एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके।
निम्नलिखित में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यहां पर पूछ रखा है आपसे। पादप, खरपतवार, मछली। पादप को भाई खरपतवार खाएगा? तो कभी नहीं, तो ये तो होना नहीं है। पादप को हिरन खाता है और हिरन को कौन खाता है? तो शेर खाता है। तो भाई ये जो है आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी भी देख लेता हूं। पादप को मेढक खाएगा? तो भाई पादप को मेढक खाता है कभी क्या? तो नहीं खाता है। मेढक को तो सांप खा लेगा, बट पादप मेढक को खाता है? तो नहीं खाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पूछा जा सकता है। खाने के डिब्बे पर टीन के बजाय जिंक की परत चढ़ी होती है क्योंकि? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, मे बी की टीआरई 4 में रिपीट हो जाए। खाने के डिब्बे पर टीन की बजाय जिंक का परत चढ़ा होता है, तो क्यों चढ़ा होता है जिंक का परत, ये पूछा है आपसे। तो भाई देखो, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। पहला तो यही ऑप्शन है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक की तुलना में जिंक टीन की तुलना में महंगा है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं बनता है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। भाई तो ये कैसा रीजन है कि गलनांक अधिक है, या ये तो कोई रीजन नहीं बन रहा है। पहला ऑप्शन यहां मुझे करेक्ट लग रहा है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव है, तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट होगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो भाई अंडाशय ये जो है फीमेल में होता है। अंडाशय फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक अंडाशय। क्या है? तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है अंडाशय, और इससे जो है एस्ट्रोजन का स्राव होता है, प्रोजेस्ट्रोन का स्राव होता है, डिम्ब का निर्माण होता है एक से अधिक। तो भाई देखो, एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है, प्रोजेस्ट्रोन का भी स्राव होता है, और डिम्ब का भी निर्माण होता है। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है अंडाशय, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है भाई, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का भी स्राव होता है, और डिम्ब का भी निर्माण इसी में होता है। तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करी जाए, तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भाई, तो टेस्टिस जो एक है पार्ट, जो टेस्टिस है, टेस्टिस, ठीक ना, टेस्टिस जो है उससे जो है एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा? तो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, जो कि मेल का सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन है जो कि मेल का सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस से जो है एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, जो कि मेल का भाई वो सेक्स हार्मोन है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है? तो एंड्रोजन है पुरुषों का सेक्स हार्मोन। अगर महिलाओं का सेक्स हार्मोन पूछ ले तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन है महिला का सेक्स हार्मोन। फीमेल का क्या है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन है भाई, फीमेल सेक्स हार्मोन। और ये सभी कहां से रिलीज होते हैं? तो आपके अंडाशय से, फीमेल के अंडाशय ओवरी से रिलीज होता है ये फीमेल का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ओके। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फिक्स में कह देता हूं यहां से भी। तो इमली में लैक्टिक एसिड, तो भाई तो लैक्टिक तो आपके दूध में पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड। पैंथेनिक एसिड नहीं, टार्टरिक एसिड की बात करी है तो टार्टरिक एसिड जो है आपके इमली, जो टेमारिंड होता है, इमली होता है, उसमें आपका देखने को मिल जाता है। अगर सेब की बात करी जाए तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। अगर टोमेटो पूछ ले, टोमेटो टमाटर, तो टमाटर में क्या देना है? तो ऑक्जेलिक एसिड दे देना, ऑक्जेलिक एसिड दे देना, ठीक है। अगर खट्टा फल पूछ ले आपसे, जितने भी खट्टे फल, तो साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट जितने भी आते हैं, साइट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल, तो साइट्रिक एसिड दे देना, साइट्रिक एसिड लगा के आ जाना। ओके। नेक्स्ट, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया नहीं। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, तो बिल्कुल करेक्ट है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया उसी को कॉलीफॉर्म कहा जाता है, कॉलीफॉर्म कहा जाता है, याद रख लेना है आपको। विद्युत विभव को मापने के लिए किस प्रकार उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव को मापने के लिए जो उपकरण का यूज करा जाता है, वोल्ट मीटर का भी करते हैं और पोटेंशियोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का यूज करा जाता है। मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर यहां देखने को मिल रहा है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, रिपीट हो रहा है, टीआरई 4 में रिपीट हो सकता है। तो गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर,
गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों जो है आपके विद्युत विभव को नापने में यूज करा जाता है। ओके, तो याद रख लेना है आप लोगों को दोनों नाम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र आयाम रहित मात्रा नहीं, अदिश मात्रा नहीं, सदिश मात्रा है। एक क्या है, तो सदिश मात्रा है आपका चुंबकीय क्षेत्र। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो अधिक भार किस स्थिति में धकेलेगा पृथ्वी पर, बताओ तो। अधिक भार बैठने की स्थिति पर, जमीन पर लेट जाने की स्थिति, तो लेट जाएगा तो भाई देखो, जब लेट जाएगा तो एरिया बड़ा हो गया, तो एरिया बड़ा हो गया तो आपका जो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, तो एरिया बड़ा हो गया तो फोर्स वहां पे कम लग रहा है, तो इसलिए। और यहां पर पूछा क्या है, भार किस स्थिति में सबसे ज्यादा धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, तो बैठने में भी एरिया थोड़ा ज्यादा लगता है, बट जब कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसका एरिया कम रहेगा, तो एरिया कम रहेगा भाई तो फोर्स वहां पर ज्यादा लगेगा, तो इसलिए जब कोई इंसान खड़ा रहता है ना तो वो ज्यादा भार ढकेल सकता है, क्योंकि उसका एरिया छोटा हो गया, और एरिया जब छोटा हो जाएगा तो भार जो है इजिली जो है भाई ज्यादा धकेलेगा पृथ्वी की तरफ, तो एरिया छोटा रहेगा तो भार ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपका इतना दूर क्लियर हो गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो खड़े होने की स्थिति पर जो है भार जो है ज्यादा धकेल सकता है, बिकॉज एरिया जो है कम हो जाता है उस टाइम पे। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ये भी क्वेश्चन फिक्स में कह देता हूं, मे बी कि यही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 में, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है और मैं इसे फिक्स भी कह देता हूं कि हो सकता है यही सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश, तो अपरिवर्तित नीला नहीं, पीला नहीं, बैगनी होता है सबसे अधिक परिवर्तित। कौन सा होता है, तो बैगनी सबसे अधिक परिवर्तित होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह, तो भाई मिट्टी के तेल का सतह क्या होगा बताओ आप लोग। जब मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो मिट्टी का तेल का बर्तन है, उसमें हम लोग बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिए, तो बर्फ के पिघलने के बाद जो है मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा, ये पूछा है आपसे। वैसी ही बनी रहेगी, उठेगी, क्या है, गिरेगी, उठेगी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भाई ये जो होगा आपका क्या होगा, तो सतह क्या होगा, तो वो गिर जाएगा, क्या होगा, गिरेगी, याद रख लीजिएगा, गिरेगी। ओके, निम्नलिखित में किसका पीएच 7 से अधिक है? तो पीएच 7 से अधिक पूछ रखा है। सिरका का नहीं भाई, गैस्ट्रिक जूस का नहीं, रक्त प्लाज्मा का, रक्त प्लाज्मा का 7.4 होता है, और ये हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय, इसको याद रखिएगा, हल्का क्षारीय। हल्का सा क्या होता है, स्लाइटली भाई बेसिक होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है आपका ब्लड। तो रक्त प्लाज्मा जो है 7 से अधिक है इसका आपका पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू की बात करी जाए तो भाई पीएच वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 14 तक आपका डिनोट करा जाता है, 14 0 से लेकर के 14 तक पीएच वैल्यू डिनोट करा जाता है। अगर पीएच वैल्यू जो है किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, तो पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो न्यूट्रल होगा, और अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में हो तो एसिडिक होता है कोई भी चीज। 0 से 7 के बीच में हो तो एसिडिक अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में हो तो बेसिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में हो तो एसिडिक, एंड 7 से 14 के बीच में हो तो बेसिक, और 7 में हो तो न्यूट्रल। अगर आपसे पीएच वैल्यू पूछा जाए कि कितना से कितना तक इंडिकेट किया जाता है, तो पीएच वैल्यू 0 से 14 तक इंडिकेट करा जाता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो भाई एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो ये जो होता है 2 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल करेक्ट है, 2 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखो क्या पूछा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस मिलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो मान लो क्या शुष्क बुझा हुआ चूना है ये CaOH2, जब इसमें क्लोरीन मिलाते हो Cl2 मिलाते हो तो भाई ये क्या बनेगा, यही पूछ रहा है ना आपसे। तो CaCaOCl2, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, तो आपका विरंजक चूर्ण बनता है, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और CaCl2 किसका फॉर्मूला है, तो ब्लीचिंग
पाउडर का है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, विरंजक चूर्ण जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, याद रख लीजिएगा। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं जीन नहीं, रूपांतरण नहीं, अनुवांशिकता कहा जाता है, अनुवांशिकता। लोहे के बुरादे में तनु अम्ल डालने से क्या होता है, तो लोहे के बुरादे में आप भाई जब तनु अम्ल डालोगे तो क्या होगा, मान लो क्या Fe है आपका लोहा और उसमें HCl डाला गया है, तो क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस H2 मान के चलो आप लोग। तो भाई इसमें क्या बनेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आयरन क्लोराइड इधर बन गया आयरन क्लोराइड, और इधर हो गया क्या, हाइड्रोजन गैस हो गया। हाँ, तो यही बी नंबर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का भाई उत्पादन होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट देखने को मिल रहा है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनोन्मूलन है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, पराई है, चराई, यहाँ पर चराई नहीं करना है, वनोन्मूलन नहीं है भाई, वनोन्मूलन नहीं है, वनारोपण है, एफोरेस्टेशन है। वनोन्मूलन तो हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया वनोन्मूलन, और वनारोपण हो गया एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन करना है ना कि डिफोरेस्टेशन, जंगल लगाना है, जंगल काटना नहीं है। तो वनारोपण के वजह से बाढ़ को रोकने के लिए एक उत्तम विधि है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर, तो बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करी गई है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करी जाए तो कुल साक्षरता दर है बिहार का 61.8% है। कितना, तो टोटल जो लिटरेसी रेट है बिहार का वो है 61.8%। कितना, 61.8%। अगर इसमें महिला की बात करी जाए कि महिला फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल का साक्षरता दर बिहार का है 51.50%। कितना, तो 51.50%। और मेल की बात करी जाए तो मेल का साक्षरता दर है 71.2%। तो मेल का साक्षरता दर 71.2% एंड फीमेल का साक्षरता दर 51.50% बिहार का। ओके, याद रख लीजिएगा। एंड लिटरेसी रेट में बिहार जो आता है तो रैंक जो है सबसे लास्ट रैंक पे आता है। रैंक क्या है भाई, तो लास्ट है, सबसे बेकार स्थिति में बिहार है आपका लिटरेसी रेट में। तो रैंक जो है आपका एकदम घटिया सा रैंक है बिहार का, और सबसे लास्ट पोजीशन पे अगर आ रहा है तो वो हमारा बिहार स्टेट ही आ रहा है। तो लिटरेसी रेट में तो खत्म लेवल पे है अभी बिहार। अब देखो मे बी कि आपका बिहार का लिटरेसी रेट कुछ बढ़े। अब देखिए क्या होता है आगे। तो 51.50% इसके साथ आपको चला जाना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, तो भाई इब्न बतूता किस देश का था, इराक का नहीं, अफगानिस्तान का नहीं, मोरक्को के थे इब्न बतूता। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में पूछा है। कितना, देखो अगर ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजा है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व का पूछ रहा है। तो भाई 30 डिग्री पूर्व में सुबह 10 बजे नहीं, दोपहर 2। हाँ, तो बिल्कुल 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा इधर, तो आपका दोपहर 2 बज जाएगा, दोपहर 2। ठीक है, दोपहर 2 बज जाएगा। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम, तो बिल्कुल यही करेक्ट है, सिलिका और मैग्नीशियम जो है महासागरीय परपट्टी के मुख्य घटक हैं। निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो मल्चिंग शब्द को कौन सा डिफाइन कर रहा है यहां पर, खड़ी डालों पर बनी वेदिकाएं, वेदिकाएं, टेरेस में फसल लगाना, तो ये तो नहीं है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से उकना, उकना की ढकना यहां होना चाहिए, ढकना। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, तो भाई ये नहीं होने वाला है। मेन इसमें क्या है आपका मल्चिंग शब्द का जो डेफिनेशन वो है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यही करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। केजी बेसिन बंगाल, तो भाई केजी बेसिन तो बंगाल में है, सही बात है। अगर सुरमा घाटी की बात करी जाए तो असम में है और लूने क्षेत्र जो है गुजरात में है, तो एक से अधिक यहाँ करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा, एक से अधिक। तो केजी बेसिन कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी करेक्ट है, सुरमा घाटी कहाँ है तो असम में है करेक्ट है, और लूने क्षेत्र कहाँ है तो गुजरात में है करेक्ट है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ करेक्ट आंसर है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो भाई किस पेड़ का पूजा करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र का मुंडा और संथाल, तो कदम्ब का, इमली का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कदम की पेड़ की पूजा करते थे छोटा नागपुर का जो संथाल और मुंडा, तो कदम के पेड़ का। निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो जायद में आपका तरबूज का खेती करा जाएगा, खरबूज का भी खेती करा जाएगा, खीरा का भी करा जाएगा, मतलब एक से अधिक का खेती करा जाता है। जायद का मतलब समझ रहे हो भाई, जायद का मतलब कि जो गर्मी के टाइम पर खेती करा जाए, गर्मी के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर, तो समर सीजन पे जो खेती करा जाता है वो जायद होता है। और जायद का फसल आप लोग जानते ही हो, जो खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ककड़ी जो ये सभी आते हैं, ये सभी क्या हैं, तो ये सब आपके जायद के फसल हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सभी आप लोग जायद के फसल में ले सकते हो, मतलब जायद के फसल में ही आता है। ओके। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो भूकंप के संबंध में बता दो कौन सा कथन सत्य है आपका भूकंप के संबंध में। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ठीक है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, तो भाई पी तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र, तो बिल्कुल जो ऊपर का केंद्र है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहां पर करेक्ट पूछा था ना कि करेक्ट, तो करेक्ट है उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो अमेरिका महाद्वीप का लेक सुपेरियर के विषय में पूछा है, कौन सा सही है। यह दोनों देश के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो भाई 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है ये बात। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, तो खारे का नहीं है, सुपीरियर जो है भाई ये खारे झील का नहीं है, ये तो मीठा झील का है, खारा झील का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो यह कनाडा और यूएसए के बीच मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। यह कनाडा और यूएसए के बीच जो है भौगोलिक सीमा बनाती है आपका सुपेरियर लेक। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, तो पृथ्वी का जुड़वां किसे माना जाता है, तो शुक्र, तो बिल्कुल करेक्ट है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ओके। सुबह का तारा भी शुक्र को, सांझ का तारा भी शुक्र को, सुबह का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, और साथ में सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाता है। और मंगल से याद रख लीजिएगा, लाल ग्रह जो रेड प्लेनेट होता है वो मंगल हो जाता है, लाल ग्रह। ओके। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा जो है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो भाई वेनेजुएला इसका एक हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल परतों का सही क्रम है, और मैंने यहां से जो है क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, ये फिक्स है। यहां से एक क्वेश्चन तो वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। तो देखो कल भी लेयर के लिए मैंने कहा भी था आपसे कि लेयर को जरूर याद रखना कि पहले कौन सा आता है, ट्रोपोस्फेयर, तब स्ट्रेटोस्फेयर, तब मेसोस्फेयर, ऐसा मैंने आपसे कह रखा था कि याद जरूर रखिएगा। आपका जो अरेंजमेंट है उसको सही ऑर्डर में याद रखने के लिए कहा था मैंने, और देखो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में।
क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल। तो क्षोभ के बाद मध्य मंडल तो आता नहीं है भाई, तो कट गया ये वाला। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ब्रह्मंडल, तो यही करेक्ट है आपका। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आपका था ये थर्मोस्फेयर, और ये था क्या, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये सभी 5 जो आपके एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रक्चर थे मैंने याद करने कहा था, और देखो उससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय और संबंधित देश का सही युग्म है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स में बार बार कहता हूं और पूछ लेगा, देख लेना आप लोग, टीआरई 4 में भी पूछ लेगा। लद्दाख जो है मलेशिया का है, तो बिल्कुल चाइना भाई, तो चाइना आपके बांग्लादेश का है, चाइना भी आपके बांग्लादेश का है। और लद्दाख कहाँ का है, तो लद्दाख मलेशिया, लद्दाख जो है आपके मलेशिया का है, और चाइना जो है आपके बांग्लादेश का है। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। मिल्पा जो है रेडियोशिया, तो गलत है भाई ये। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला, तो वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी विख्यात थी। वयोवृद्ध महिला विष्णु देवी माह नहीं, अरुणा आसफ अली जो थी वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती थी। वयोवृद्ध महिला के रूप में कौन, तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता था। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, तो होम रूल आंदोलन, ये भी मैं आपको बार बार कहता हूं भाई कि यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है आपके एग्जाम में, होम रूल आंदोलन से भी। तो पुणे, तो बिल्कुल पुणे में जो है बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन का स्टार्ट करा था। और कब स्टार्ट करा था, तो 1916 में। और 1916 में कब, तो देखो होम रूल आंदोलन बीजी तिलक ने भी स्टार्ट किया और एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया। मैं थोड़ा दोनों के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मान लीजिए ये होम रूल आंदोलन है ना, तो होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किसने किसने करा है, तो बीजी तिलक ने भी करा है, बीजी तिलक ने भी करा था, और एनी बेसेंट ने भी करा था, एनी बेसेंट ने भी करा था। ठीक है, तो दोनों से मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट करा है, तो ये अप्रैल जो है 1916 में करा था, अप्रैल 1916। ठीक है, और एनी बेसेंट ने कब करा है स्टार्ट, तो सितंबर 1916 में स्टार्ट करा है। तो बीजी तिलक ने होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916, मतलब कि भारत में बीजी तिलक ने पहले होम रूल आंदोलन स्टार्ट करा था। भारत में बीजी तिलक ने पहले होम रूल आंदोलन स्टार्ट करा था, दिमाग में सेट कर लेना इस बात को। अगर बीजी तिलक की बात करी जाए भाई, तो इन्होंने जो इनका जो मुख्यालय था वो पुणे में था। कहां से स्टार्ट करा है इन्होंने होम रूल आंदोलन को, तो पुणे से स्टार्ट करा है। और एनी बेसेंट ने जो है अडियार मद्रास से स्टार्ट करा था, मद्रास। ठीक है, अडियार मद्रास से स्टार्ट करा था। एनी बेसेंट का होम रूल जो था वो पूरे भारत के लेवल पर चलता था, मतलब कि अखंड भारतीय था, अखंड भारतीय था, मतलब पूरे भारत के लेवल पर उनका जो होम रूल आंदोलन चलता था। तो आपसे पूछ लेगा कि किसका जो होम रूल आंदोलन था वो अखंड भारतीय था, तो भाई वो एनी बेसेंट का था, मतलब पूरे भारत के लेवल पे चलता था। लेकिन बीजी तिलक का जो था होम रूल आंदोलन वो जो था कुछ क्षेत्रों में चलता था, जैसे मध्य प्रांत, बरार, तो मध्य प्रांत बरार वाले क्षेत्र में जो है इनका होम रूल आंदोलन चलता था। तो बीजी तिलक का आंदोलन कहाँ, तो मध्य प्रांत बरार वाले क्षेत्र में चलता था। और एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो अखंड भारतीय था, मतलब पूरे भारत के लेवल पर चलता था। और एनी बेसेंट की एक पत्रिका याद रख लीजिएगा आप लोग, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट की एक पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है इनका पत्रिका है, मैगजीन है भाई, याद जरूर रख लीजिएगा। और बीजी तिलक का एक पत्रिका याद रख लीजिएगा, मराठा और केसरी। तो बीजी तिलक का पत्रिका मराठा और केसरी, और एनी बेसेंट का पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। बस इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। अच्छा, एक पॉइंट मुझे यहां पर याद आ रहा है कि बीजी तिलक को जो है ना वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था, अशांति का जनक। तो अशांति का जनक बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। किसने, तो वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन शिरोल ने
सिरोल भी दे देता है, जीरोल भी दे देता है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, या जीरोल कुछ भी दे देता है, तो उन्होंने कहा था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित? तो हुंकार पत्रिका, तो भाई हुंकार पत्रिका से सहजानंद सरस्वती, तो ये तो संबंधित थे, ठीक है। तो और यमुना कारजी तो नहीं, राहुल संकृत्यान भी इसमें इससे संबंधित थे। देखो यहाँ राहुल संकृत्यान दिया हुआ है, इसीलिए आपको उपयुक्त में से एक से अधिक मान के चलना है। बट अगर राहुल संकृत्यान नहीं दिया रहेगा तो बस आप लोग सहजानंद सरस्वती को लगाकर आना, आपका करेक्ट होगा आंसर। मतलब मेन अगर इससे पूछ लिया जाए ना भाई, तो मेन इसमें जो थे, जो मेन संपादक थे इसके प्रकाशन जो किए थे मेन, तो वो सहजानंद सरस्वती थे। बट ऑप्शन में राहुल संकृत्यान भी दे रखा है, इसीलिए यहाँ राहुल संकृत्यान को भी मान के चलना है। बट राहुल संकृत्यान अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बस आपको सहजानंद सरस्वती पर लगाकर आना है, सही हो जाएगा आंसर। और अगर दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे बात को आप लोग। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहां यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो एकमात्र मर्द थी, तो ऐसा किसने कहा था? तो भाई ये हडसन ने कहा था, कैंपबेल ने कहा था, ह्यूज रोज ने कहा था महात्मा गांधी को कि यहां औरत में सोई हुई यह एकमात्र मर्द थी, ठीक है। तो ये ह्यूज रोज ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो देखो भाई, श्रम मंत्री आपके अस्थायी सरकार जो 2 सितंबर 1946 को बना था, अंतरिम सरकार, उसमें श्रम मंत्री पूछ रहे हैं। तो जगजीवन राम तो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। जगजीवन राम आपके बिहार से थे, इसीलिए जो बिहार से थे इसलिए इनको जो है आपका जगजीवन राम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अरुणा अशरफ अली से याद रख लीजिएगा, वयोवृद्ध महिला। और श्री राजगोपालाचारी क्या थे? तो शिक्षा मंत्री, एडुकेशन मिनिस्टर थे। एडुकेशन मिनिस्टर थे आपके, एडुकेशन मिनिस्टर थे आपके किसमें? तो अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखा था। इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया, तो भाई ये गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे दूसरे, तो विनोबा भावे नहीं, जवाहरलाल नेहरू इससे दूसरे सत्याग्रही थे। क्या थे? तो जवाहरलाल यार व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे दूसरे सत्याग्रही थे? तो नहीं भाई, ये जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने करा था, जवाहरलाल नेहरू ने करा था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो देखो अब क्या पूछ रखा है आपसे, ये प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो बता दो आप लोगों को शायद याद भी होना चाहिए कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। भाई बताओ आप लोग। अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो भाई देखो, प्रकाश तरंग जो होगा वो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है और अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, प्रकाश तरंग, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों आप लोगों को याद रख लेना है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम, तो बिल्कुल 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ध्यान में रख लेना है। 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है, तो 1 जीबी किसके बराबर होता है भाई? तो 1024 MB, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट MB, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो विघटन नहीं है, संयोजन नहीं है, उदासीनीकरण है, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है भाई। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि उदासीनीकरण प्रक्रिया। यहां पर क्या किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तो वो क्या देता है? आपका सोडियम क्लोराइड देता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या देता है भाई? जल देता है, जल देता है, मतलब कि H2O देता है। तो ये पूछा है आपसे कि
ये कौन सा रिएक्शन है? तो भाई ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण कहा जाता है, जिसमें कि दो अगर एलिमेंट, दो को रिएक्ट कराया जाए तो वो क्या दे दे? एक तो नमक दे दे और साथ में जल दे दे, लवण और जल दे दे, तो उसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का यूज करती है भाई, ग्लूकोज का। पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो पीयूष ग्रंथि का तो मेन काम देख लो, पहले तो यही है कि सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये तो काम है ही। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, तो ये काम नहीं है भाई, चीनी और नमक को काम ये पीयूष ग्रंथि का नहीं है। पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। सभी अंगों को प्रोत्साहित करेगा और पुरुष में यौन अंगों को विकसित करेगा, ठीक है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो विचलित तो भाई वो बैगनी होता है। कौन सा रंग विचलित होता है ज्यादा? तो बैगनी रंग विचलित होता है ज्यादा, याद रख लीजिएगा। और देखो ये क्वेश्चन टीआरई 1 में बॉयज सेक्शन वाले में भी रिपीट हुआ था और गर्ल्स सेक्शन वाले में भी रिपीट हुआ था, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से कह देता हूं कि टीआरई 4 में भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो मेघ गर्जन के समय क्या सुरक्षित है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, तो गलत। खुली जगह में खड़े रहना, तो मेघ गर्जन के समय पे खुली जगह पे खड़े रहोगे, मारे जाओगे यार। खुली छतरी लेकर चलना, तो ये भी गलत। उपयुक्त में से एक से अधिक गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा भाई वो बढ़ती है नहीं, स्थिर रहती है, बिल्कुल करेक्ट है, स्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से अगर पृथ्वी की ओर कुछ भी गिरेगा तो उसका कुल ऊर्जा क्या है? टोटल एनर्जी जो है भाई वो आपका स्थिर रहता है। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, याद जरूर रख लीजिएगा आप लोग। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो मैंने ये पीछे भी डिस्कस कर रखा था आपसे आई के बारे में, और आई से मैंने क्या कहा था कि एक क्वेश्चन फिक्स है और यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो नेत्रदान में दाता की आंख कोर्निया को दान करा जाता है। नेत्रदान में कोर्निया को दान करा जाता है और कोर्निया को ही टेम्पर ग्लास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टेम्पर ग्लास भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोर्निया को दान करा जाता है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरिब्रम नहीं, पोन्स, मेडुला और सेरिब्लम, यही वाला करेक्ट होने वाला है। पोन्स, मेडुला और सेरिब्लम जो है मस्तिष्क रक्तचाप को, बीपी को कंट्रोल करता है। अगर हृदय गति का पूछ ले भाई, तो हृदय गति जो हार्ट बीट चलता है उसको भी आपका जो है सेरिब्लम ही कंट्रोल करता है। और अगर पूछ ले आपसे कि श्वसन जो होता है, श्वसन, उसे भी जो है आपका सेरिब्लम ही कंट्रोल करता है। श्वसन और हृदय गति को भी सेरिब्लम ही कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D12 कोबालमिन, तो भाई यही करेक्ट है, कोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालमिन। और विटामिन से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स मैं कह देता हूं, और विटामिन से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ विटामिन से एक सीरीज विटामिन के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बस विटामिन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे विटामिन और विटामिन से डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज मैं आपको एक दिन क्लास में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें विटामिन का केमिकल नाम और विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो अम्ल क्षार का संकेतक हल्दी, तो बिल्कुल करेक्ट है, अम्ल क्षार का संकेतक जो है हल्दी हो जाता है। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो मान लो क्या, अगर कोई भी मिट्टी जो है उसमें क्षारीय वो ज्यादा हो गया, अगर बेसिक ज्यादा हो गया, तो उसमें क्या मिला देना होगा आपको? बिना बूझा हुआ चूना नहीं भाई। केलेमाइन का घोल मिला दोगे? नहीं। कार्बनिक पदार्थ, तो बिल्कुल कार्बनिक पदार्थ, जैसे में खाद वाद आता है ना, तो वो सब आप मिला सकते हो, तो कार्बनिक पदार्थ मिला देना। जब कोई भी मिट्टी जो है ज्यादा क्षारीय हो जाए, ज्यादा बेसिक हो जाए, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उसे सही किया जा सकता है, ठीक है। और जब कोई मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाए, एसिडिक अम्लीय हो जाए, तो एसिडिक मिट्टी में क्या मिलाया जाएगा? जब एसिडिक मिट्टी हो जाए तो उसमें चूना मिला देना चाहिए, चूना, तो जिसकी वजह से उसका जो है एसिडिटी जो है वो कम हो जाता है। तो जब मिट्टी एसिडिक हो जाए तो चूना मिला दीजिए, ठीक है। और जब क्षारीय हो जाए, बेसिक हो जाए, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिला दीजिए, मिट्टी जो है सही हो जाएगा।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो परम शून्य का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये करेक्ट होगा। या फिर इसे आप लोग -273.15 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? दुधवा बांध, तो ये तो महानदी पर है। धुमरा पादर बांध, ये भी महानदी पर है। और हीराकुंड बांध तो भाई ये जानते हुए महानदी पर है। तो तीनों, एक से अधिक, तीनों के तीनों जो हैं महानदी पर स्थित बांध है। दुधवा बांध, धुमरा पादर बांध और हीराकुंड बांध, तीनों के तीनों जो है महानदी पर स्थित है। और ये महानदी कहाँ है भाई? तो महानदी उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य पूछा है। कनाडा, तो ये तो है। डेनमार्क भी है, बेल्जियम भी है। मतलब कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक आपको इसमें आंसर देखने को मिल जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम सभी। अगर नाटो के हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ये बेल्जियम में है, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम। यार, अगर नाटो का हेडक्वार्टर पूछ ले तो बेल्जियम याद रख लीजिएगा, बेल्जियम। तो नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वाड के संबंध में सही पूछ रखा है आपसे कि क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पीने दो भाई। हाँ। हाँ, तो चलिए देखिए अब क्या है क्वेश्चन। क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई। तो भाई 2004 में इसका तो उत्पत्ति नहीं हुआ था। तो हुआ कब था उत्पत्ति? तो उत्पत्ति इसका जो हुआ था ये 2007 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2007 में। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो बिल्कुल सही है, ये 4 देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाता है ये। और क्वाड 4 देशों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक रणनीतिक मंच है। तो बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है। जो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है आपका क्वाड। ओके, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य की बात करी गई है। तो कौटिल्य जो थे तक्षशिला के प्राध्यापक थे। तक्षशिला में वो पढ़ाते थे। और कौटिल्य को ही अर्थशास्त्र की रचना किसने करी है? तो कौटिल्य ने करी है अर्थशास्त्र। तो देखो यहां तो अर्थशास्त्र मेंशन करा हुआ ही है भाई। तो अर्थशास्त्र से इनको जोड़कर याद रख लेना। और क्या कहता हूं इसे, तो तक्षशिला में ये क्या थे? प्राध्यापक थे। इसको भी याद जरूर रख लेना है। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो 1781 का विद्रोह पूछा है आपसे कि ये जो 1781 का विद्रोह था ये किस टाइप का विद्रोह था, ये पूछ रखा है आपसे। किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, तो किसानों द्वारा तो नहीं था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो ये करेक्ट हो गया यहां पर। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो बिल्कुल जमींदार के द्वारा किया गया था और अंग्रेज इसको कुचलने में सफल रह गया था। तो उपयुक्त में से क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहां करेक्ट आंसर है। ओके, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है न्यायालय जो है रिट को जारी करता है। रिट क्या? रिट को जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना 5 टाइप का रिट जारी करता है। 5 टाइप के क्या करते हैं? तो रिट जारी करते हैं। 5 टाइप के रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार की रक्षा के लिए 5 टाइप का रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करा जाता है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। अगर रिट की बात करी जाए तो रिट को जो है ना न्याय का झरना भी कहा जाता है। तो न्याय का झरना किसे कहा जाता है? तो रिट को कहा जाता है न्याय का झरना। तो न्याय का झरना किसे कहते हो? तो रिट को कहा जाता है।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? तो बता दो, अरब सागर और बंगाल की अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। तो बिल्कुल यही करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट देखने को मिलता है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी एशिया। तो भाई पश्चिमी एशिया, तो पश्चिमी एशिया तो नहीं होना है, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, तो यही करेक्ट है, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ओके। जीटी त्रिवार्थों के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी घाट, एक नंबर में यह है पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, मेघालय का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो भाई पश्चिमी घाट है। ओके नेक्स्ट। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। तो चावल की फसल का स्थानीय नाम पूछ रखा था आपसे, तो चावल की फसल का स्थानीय किस्म जो था वो अमन, साली और अहगनी। तो अमन, साली और अगहनी जो है चावल का किस्म का नाम था, चावल का किस्म का नाम था अमन, साली और अहगनी। एक चावल का किस्म देता है बोरा, बोरा जो कि आपके असम में खाया जाता है, बोरा भी एक चावल का किस्म है जो कि असम में खाया जाता है, इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा बोरा चावल को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं यहां पर पूछ रखा है आपसे, पर विशेषता नहीं है। तो भाई देखो, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। उसके बाद क्या है, यहां प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें हमें जो है ना उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल रहा है भाई। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली के बीच में, तो सतलज और काली के बीच में जो असम हिमालय नहीं, नेपाल हिमालय नहीं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली के बीच को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो देखो, वन जो होना चाहिए, वन जो है 33% से कम नहीं होना चाहिए। तो वन जो है 33% होना ही होना चाहिए। तो 33% यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वन कितना होना चाहिए भाई? तो 33% वन होना चाहिए, 33% से वन कम नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम दहिया, ये तो है, पोडू ये भी है, फेवर ये भी है। मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है स्थानांतरित कृषि का, शिफ्टिंग फार्मिंग का यहां पर एग्जाम्पल है। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम के लिए, फिक्स है। पोडू तो भाई उड़ीसा में था ना, पोडू उड़ीसा में, और ये वेवर तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा, वेवर मध्य प्रदेश, ठीक है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो छत का कैसा, तो तिरछा खड़ा ढाल होता है, उसे क्या कहते हैं? मलोका। तो मलोका ही कहा जाता है भाई। तिरछा खड़ा ढाल वाले मकान को क्या कहा जाता है? अमेजन बेसिन के तिरछा खड़ा ढाल वाले मकान को मलोका कहा जाता है, मलोका कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। कसावा काट दो, मेनिंग ऑफ काट दो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, तो ये तो भाई नहीं होगा। सतपुरा मध्य पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के क्या हो जाएगा? मध्य, यहां भी होना चाहिए था ना मध्य, तो ये भी नहीं है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यही करेक्ट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जितने भी आपके क्वेश्चन थे टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 का री एग्जाम तक, सारा मैंने क्वेश्चन आपका जीके जीएस का कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, और टॉपिक को भी अपना इससे आप लोग ढूंढ सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 के री एग्जाम तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोग कंप्लीट सेशन को जरूर देखना। जिन लोगों ने पीछे वाले सेशन को नहीं देखा है, टीआरई 3 का री एग्जाम का पहले कराया है, फिर टीआरई 3 का कराया है, फिर टीआरई 2 का कराया और फिर टीआरई 1 का कराया है, तो जिन्होंने भी पीछे वाले सेशन को नहीं देखा है वो लोग जाकर के मेरे
टीआरई 3 री एग्जाम टीआरई 3 सभी सेशन को देख लेना। टीवाईक्यू मैंने वहां पर डिटेल डिस्कशन के साथ करा रखा है। और आज वाला जो सेशन है इसमें थोड़ा कम डिटेल डिस्कशन देखने को मिला, क्योंकि आज मेरा मेन मोटो था कि मैं आज आपके टीआरई 1 के पेपर को कंप्लीट करा दूं। तो टीआरई 1 का आज जो है ज्यादा क्वेश्चन बच गया था, तो इसीलिए आज जो मैं टीआरई 1 को यहाँ कंप्लीट करा दिया, इसलिए थोड़ा कम डिस्कशन आपको देखने को मिला है। बट जो भी पॉइंट मैंने कहा है कि मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे टॉपिक, तो वो सभी टॉपिक मैं आपसे डिस्कस जरूर कर दूंगा। आपके लिए वो सेशन अलग से प्रोवाइड में जरूर करा दूंगा। तो भाई आप लोग अच्छे से पूरे सेशन को देख लीजिएगा और पीछे वाले सेशन को भी जरूर देखिए। और अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक लगे या कुछ ज़्यादा इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें ये ऐड किया जाए। मैं ज़रूर आपके लिए वो सभी चीज़ लेकर आऊँगा। तो फिर चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। और देखो भाई आज संडे था बट मैंने आज आपके लिए क्लास लिया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लास, और मैंने परसों नहीं लिया था क्लास, इसलिए आज संडे था, इसलिए आज मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करा दिया है। तो परसों का बदला मैंने आज आपको क्लास प्रोवाइड करा दिया है मेरे भाई। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।